नमस्कार मित्रों, आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि अभी मैं आंचलिक रचनाकार भारत के प्रतिष्ठित रचनाकार बाबा नागार्जुन का जो आंचलिक उपन्यास है बलचन्मा का एपिसोड बना करके मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। आप लोगों की प्रतिक्रिया मिल रही है, मुझे अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे ही अपना स्नेह बनाए रखें और बाबा को सुने। बाबा का रचना संसार बहुत व्यापक है, बहुत ही विस्तृत इनका रचना संसार है। तो कल तक मैंने 3 एपिसोड आप लोगों के समक्ष रखा। आज चौथा एपिसोड मैं आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं। आग्रह यही, स्किप करके नहीं सुनिए, पूरा संपूर्ण सुनिए और इसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत कराते रहें। तो आज इस चौथे एपिसोड का मैं जो इसमें शुरुआत कर रहा हूं, तो इसमें तीसरे एपिसोड का जो अंतिम उपसंहार है उसको मैं ले रहा हूं, क्योंकि उसमें बड़ा रोचक ढंग से बाबा वर्णन किए हैं कि सवैया डेरा पर में जो धान या कोई भी अनाज लगाते थे, वहाँ उस समय में जो धनिक लोग होते थे, जो जिसे हम कहते हैं कि महाजन गांव के भाषा में, तो वो जो सवैया डेरा पर में जो अनाज लगाते थे, तो उन्हीं में कुछ गड़बड़ी वाली बात आई थी। तो उसको मैं ले करके और फिर आप इस एपिसोड को मैं ले रहा हूँ। हाँ, सच बधारने आई है, गरज कर मलकैन ने कहा। देखो तो कामत, फूदन मिसर की यह विधवा क्या बक रही है। जब पेट जलने लगता है तो आ करके नाक रगड़ती है। ईश्वर परमेश्वर अन्नपूर्णा लक्ष्मी जाने क्या क्या बनाकर पैर पकड़ती है। मौके पर ना दो धान तो समूचे गांव को बरमबद लगेगा। दो तो लौटाते समय फटता है। सैया डाही कहती है कि बटखारा बदल लिया है। फिर ताव में आकर मलकैन ने मेहंदी लगे अपने हाथों को दक्षिण की ओर फैला दिया और चिल्ला उठी, दुहाई गंगा मैया की, दुहाई गंगा मैया की, छटाक आधा छटाक धान के लिए जो मैंने बटखारा बदला हो तो मेरा सत्यानाश हो, नहीं तो झूठ मूठ का कलंक लगाने वाली इस सैया डाही राण का अगले जन्म भी इसी तरह से सौंत खाली ही रहे। मसोमात बेचारी चुप रही और चारा ही क्या था, चारा कुछ था ही नहीं। हर साल जेठ आषाढ़ के महीने में यहीं आकर हाथ फैलाती थी। उसने जी को कड़ा कर लिया। पसेरी 2 पसेरी धान या अधिक ही लगी तो क्या, घटेगा तो देना तो पड़ेगा ही। मलकैन की ओर वह दूर कर रह गई। तौलना खत्म हो चुका था। 7 मन 2 पसेरी धान। झक मार कर बेचारी टोकरी भर धान और ले आई। 2 पसेरी तौल लेने पर थोड़ा सा धान टोकरी में बच गया। जुगल ने हाथ से हाथ ठोककर धूल झाड़ी। फटे मैले अंगोछे से मुँह कान पोछा। अंगना के किनारे पर जाकर खखार आया और ब्राह्मणी से कहा, ले जाइए मिश्राइन, यह धान बचा है। गिरहतनी ने टोका, अरे ये कहाँ ले जाएगी, पाव आध पर पाव भी क्या कोई चीज़ होती है। जाओ यह बखारी में डालाओ, हमारे यहाँ पड़ा रहेगा तो समय पर इनके ही काम आएगा। हाँ, नहीं तो फाजिल अनाज तो ये लोग छीट छाट डालते ही है। रंज और गम के मारे मिश्राइन का चेहरा स्याह पड़ गया। उलटकर टोकरी को जोर से उसने झाड़ दिया और झापाटे से निकल गई। आंगन से निकलते निकलते उसने कहा, हे भगवान, इसका पेट है कि अगम कुआं है, इसका पेट है कि अगम कुआं। इतना धन, इतना संपदा, फिर भी इसको संतोष नहीं है। यही आंचलिक रचनाओं की रचना की विशेषता है। इसमें मैथिली मिश्रित शब्दों का प्रयोग बखूबी बाबा किए हैं। ऐसे ही करीम बख्श को भी एक बार मैंने छिल मिलाते हुए देखा था। बसंत पंचमी का दिन, शाम होने में तनिक देर थी और वह और उनका बेटा 2 टोकरी धान लाए। उस रोज़ मलकैन ने खुद तौला था, वही सफ़ेद पत्थर वाली पंसेरी से। तराजू मगर दूसरा था। 3 मन में 1 पंसेरी धान कम हुआ। शेख हाय हाय करने लगा, सरकार हम तो 2 से ज़्यादा ही लाए थे, घट कैसे गया। यानी वो देने के टाइम में छोटे बटखारा से देती थी और लेने के टाइम में बड़े बटखारा से लेती थी, वजनदार बटखारा से लेती थी। उनकी दाढ़ी के नज़दीक अपने दाहिने हाथ को चमकाती हुई मलकैन गुर्रा उठी, सुगर खौका, लाज शर्म तुझे अब छू तक नहीं गई, लेकिन मुझे तो भगवान का डर है। वही बटखारा, वही तराजू, वही तू और वही मैं। फिर हाथ के अंगूठे और बिजली अंगूठी को टेढ़ी करके मलकैन ने ऐसा अभिनय किया मानो करीम बख्श की दाढ़ी नोच ही डालेगी। इस तरह की कई बातें मुझे याद है। बलचन्मा अपने मन ही मन ये बात जो है, सो ये बलचन्मा का स्टेटमेंट है। बलचन्मा कह रहा है कि इस तरह का कई बात मुझे याद है। उनके यहाँ काम करने वालों की कमी तो थी नहीं। मजदूरी में अच्छा दाना नहीं मिलता था। झक मार कर मजदूरों को लेना ही पड़ता था। दिन भर काम करके कच्ची तौल से 3 सेर खेसारी और जौ
या मरुआ मिलता मजदूर को। दाने हल्के और कभी कभी घून लगे होते थे, कभी कभी धान ही मिलता था। 1.5 पहर काम कर चुकने पर पाव भर पिसान से बनी मरुआ की रोटी पनपियाई मिलती थी मलकैन के द्वारा। धान रोपने के दिन बड़े चहल पहल होते थे उनके ड्योढ़ी में। उत्तर बिहार की कई जिलों में धान की फसल अच्छी होती थी। वहाँ की खास फसल धान ही समझ लो। दरभंगा जिला 3 डिवीजनों में बटा हुआ था। दरभंगा जिला 3 डिवीजनों में बटा हुआ था, सदर, समस्तीपुर और मधुबनी। सदर और मधुबनी धान की अपनी अच्छी फसल के लिए मशहूर है। बरखा उधर बैसाख के अंत में शुरू हो जाती है। रोहिणी नक्षत्र में कोसों फैले खेत धान के नए नए पौधों से हरे समुंदर की तरह लहराते रहते। आँखों को तर करने वाली वैसी हरियाली तुम्हें और कहाँ मिलेगी भैया। यह पौधे महीना 1.5 महीना में बड़े हो जाते हैं, हाथ भर के। तब तक निचली सतह के खेतों में जोत कर किसान तैयार किए रहते। आषाढ़ में धान के छोटे पौधे लोग इन्हीं खेतों में रोपना शुरू करते थे। धान रोपने पर का यह सिलसिला सावन तक चलता रहता। हाँ, ऐसा ही होता वहाँ जहाँ बारिश काफ़ी होती है। हमारे यहाँ नहर का इंतज़ाम नहीं है। इन दिनों का हर काश्तकार की कोशिश यही रहती है कि पहले उसी की खेतों में धन रोपनी हो जाए। बनिहारों और खेत मजदूरों की मदद के लिए ऐसा होना असंभव है। छोटे बड़े सभी गिरहत इसी से धान रोपने वाले मजदूरों को 4 सेर की मजदूरी देते थे और यह भी मेड़ पर बैठाकर दाल भात तरकारी अचार खिलाते थे। धन रोपनी में उनको अच्छे मजदूरों को खाना पीना मिलता था। मलकैन अपनी खेती का काम संभालने के लिए नैहर से मजदूर मंगवा लेती थी। काम की निगरानी के लिए दूर के रिश्ते का भाई साथ आता। रामपुर के पड़ोस में 2 छोटी छोटी बस्तियां मुसहरों की थी। सांवला रंग, ठिगना कद, गोल माथा, छोटी छोटी आँख, दिया जैसी नाक। मुसहर होते हैं मगर मजबूत काठी के, मेहनती और ईमानदार। थोड़े में ही संतोष करने वाले। मुसहरों की 2 बस्तियों से क्या होता। वहाँ आसपास 50 काश्तकार और कई जमींदार बिछे पड़े थे। धान रोपने के लिए दिनों में मजदूरों की कमी पड़ जाती है। हमारे मालिक की औकात के लोग अपने ससुराल ननिहाल से कम कर मंगाते, नहीं तो ठीक वक्त पर काम सपरना मुश्किल हो जाता था। मलकैन इन दिनों अपनी मुट्ठी जरा खोल देती थी। आम और मिर्च का अचार भंडार से निकल आता। लगातार कई दिनों तक 30-30, 40-40 आदमियों का खाना तैयार होता था। बैलगाड़ी पर चटाई बिछा दी जाती, उस पर केले के पत्ते, फिर भात डाल दिया जाता। पीतल के बड़े बड़े हंडे में दाल, टोकरी में तरकारी और अचार। खेत के बीचों बीच गुजरने वाले बांध पर जाकर गाड़ी खड़ी कर दी जाती। शहर के तले धूप पर बैठकर मजदूर खाना खाते, फिर रोपनी शुरू हो जाती थी। मेरा भी मन मचलता कि मजदूरों के साथ जाकर धान रोपूं, मगर नहीं। सुबह सुबह भैंस चरा आने के बाद बथान साफ करना पड़ता था। 8 बैल थे। भैंसें अब 2 हो गई थी। मलकैन के भाई घोड़ा पर चढ़ के आए थे, सो उसकी जगह भी लीद से भरी रहती थी। मैं नहीं तो और कौन साफ करता। अपनी भैंसों का गोबर मूत उठाना भला क्यों अखरता, लेकिन बैलों की जगह साफ करते समय मेरा रोआ मलकैन को गालियाँ देता। बलचरमा बोल रहा है कि बैल का जगह तो उनके जिम्मे नहीं था, लेकिन वो भी अगर साफ करना होता तो बलचरमा कह रहा है कि रोआ मलकैन को गालियाँ देता। गोबर, गोंत, कीच और लीद उठाकर उन जगहों पर बालू डाल देते ताकि आराम से मालजाल वहाँ पर बैठ सके। उसके बाद बासी भात या मरुआ की गर्म रोटी कलेबे में मिलती। अच्छी तरह निगल कर शायद ही कभी खा पाता होऊंगा, क्योंकि मलकैन और उनकी लाडली नौकरानी का हुक्म पर हुक्म छूटता रहता था मेरे ऊपर। बलचनमा जा दौड़, तालाब की मछलियाँ नाले से निकलकर भाग रही है। बलचनमा कलम बाग में देख के आ, कोई आम तो नहीं तोड़ रहा है। बलचनमा, अरे यह किसकी गाय मूंग चर रही है, देख क्या। लगता था कि बलचनमा 20 शरीरधारी है और एक समय में बखूबी 20 काम बलचनमा कर सकता है। खवासीन खा कर खूब तगड़ी हो गई थी। सबसे अधिक गुस्सा मुझे उसी खबसनिया पर आता था। ससुरी मलकैन की सौत बन गई थी। जिसकी अपनी कोख सुनी हो वह क्या जानेगी बच्चों का मोह क्या होता है। उसे क्या पता कि 14-15 साल का बलचनमा बोतल झा पहलवान नहीं है। खुद हरामजादी सुअर की तरह मोटी हो गई है। चला तक नहीं जाता है और मुझ पर हुक्म चलाती है। बस चले, इसका तो मेरे कंधों पर सवार होकर के पता नहीं क्या क्या करेगी। कभी कभी वो चिंगार मारकर रो पड़ती, कोंचा खोलकर नंगी हो जाती और हाय बाप करती हुई जीभ निकालती, बोलती ही मैं काली हूँ। पोखर पर जो बोना पीपल है उसी पर रहती हूँ। खा जाऊँगा समूचा गाँव को, बकरा दो बकरा। मलकैन चीख कर
दोनों हाथ जोड़ लेती, दुहाई भगवती की, सुखिया का भूत ले जाइए, 2 कुमारी लड़कियों को आपकी खातिर खीर पूरी खिलाऊंगी। फिर मेरी ओर मुंह करके कहती, बलचन माँ दामो ठाकुर को बुला लिया। दामो ठाकुर ओझा थे, ओझा वो गुनी नहीं होते हैं, गुनी जो झाड़ फूँक करते हैं, वो दामो ठाकुर थे। दामो ठाकुर ओझा थे। झाड़ फूँक, पूजा पाठ, टोना टापर सब करना जानते थे। लाल रंग की धोती, लाल अंगोछा, कपार पर सिंदूर का लाल टीका, चोटी के बाल बहुत बड़े थे, इतने बड़े कि खोल देने पर पीठ के पीछे कमर तक लटक जाते थे उनकी चोटी। चोटी के आधे बाल हमेशा बंधे रहते। साल में 6 महीना वह बाहर रहते और 6 महीना घर। गले में हाथी के दांतों को तराश कर बनाए गए दानों की माला थी। लाल रेशम की गुथी हुई सुमेर की जगह उसमें ऐसा दाना था कि 2 मुँहे बाघ की तरह था। दाईं बाँ पर काले धागे में गुथा हुआ बड़ा सा मूंगा बंधा था। कान के छेद में कुंडल की जगह रुद्राक्ष लटक रहे थे। 3 जगह से टेढ़ी नेवले के मुंह जैसे मूठ वाली बोकली घड़ी लेकर दामो ठाकुर जब चलते तो बच्चों को बड़ा ही डर लगता था। पैरों के खड़ाव कभी नहीं छूटती थी दामो ठाकुर की। 3 बार बुलाने पर वह आते। दक्षिण वाले घर में उन्हें बैठने को कहा जाता। मलकाइन उनसे पर्दा करती थी। बड़े माली की लड़की का नाम था जयमंगला। वह बाल विधवा थी, देखने में खूब सुंदर, सांवली, बड़ी बड़ी आंखों वाली। उसे ऐसे समय में बुला लिया जाता। वह बिचवई का काम यानी मीडिएटर का काम करती थी। चूहे के बिल की मिट्टी, पुराने बिनौले, तोड़े हुए कूस के तिनके, 4 बूंद गंगाजल, पीपल के सूखे पत्ते, इतने चीज़ को मिलाकर दामो ठाकुर भूत झाड़ना शुरू करता था। फिर नंगी न हो जाए इसलिए मलकाइन लौंडी को साड़ी में कमर के पास गांठ बांध देती थी। वो नंगी हो जाती थी साड़ी खोल के, इसलिए गांठ बांध देती थी। 2 हलवाहे, कल्लर और छित्तन उसे बीच आंगन से पकड़कर तांत्रिक जी के नज़दीक बैठा जाते। वह ऊपर बताई चीज़ों से झाड़ना शुरू करते। ओम काली काली, महाकाली, इंद्र की बेटी, ब्रह्मा की साली, फू, इतना कहकर कुछ देर वह होठ पर फटफटाते और फिर खवासनी की छाती पर फूंक मारते। फिर सिर पर, कंधों पर, कमर में आंखों का इशारा पाकर दूसरे लोग घर से निकल जाते। किवाड़ भिड़का दिया जाता। अंदर से हूँ हूँ की आवाज़ आने लगती। थोड़ी ही देर में किवाड़ खुलता, लेकिन किसी को अंदर जाने का साहस नहीं होता। थोड़ी देर बीतने पर पसीने से लथपथ दामो ठाकुर बाहर निकलते और यह कहते हुए आंगन से निकल जाते कि नौकरानी का मिजाज ठीक कर दिया गया है। बड़ा ज़बरदस्त भूत था, मुश्किल से काबू में आया है। अभी थोड़ी देर जयमंगला, उसे अकेले छोड़ दो। तो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा श्रोताओं कि उस समय कितनी अंधविश्वास थी। वो भूत नहीं होता था, वो हिस्टीरिया बीमारी थी। हिस्टीरिया बीमारी का वो इलाज करते थे। वो ओझा गुनी जो आता था, वो हिस्टीरिया का इलाज वो किवाड़ बंद करके और तब करते थे। आप लोग, मैं पर्दा में ही बोल रहा हूँ, आप लोग समझ गए होंगे कि वो क्या करते होंगे। बरसाती नदी में बाढ़ आती थी, कैसे बिकराल हो जाती वह समय। न कुल न किनारा। भूत लगने पर सुखिया का यही हाल होता। भूत उतर जाने पर वह कुआर कार्तिक की नदी की तरह हो जाती। भूत या जिन्न अक्सर बाँझ औरत को ही पकड़ता है। हमारी मलकाइन के यहाँ उस लौंडी पर साल में दो एक बार इस तरह का दौरा आया करता और तब दामो ठाकुर की गुहार होती। उनके न रहने पर 1.5-2 दिन तक वह उछलती कूदती, रोती हंसती, खुले बाल, नंगी पकड़कर उसे मलकाइन उतरबड़िया घर में डाल देती। किवाड़ बंद कर जंजीर चढ़ा देती। एक बार उसने अंदर से खूब जोर लगाकर किवाड़ों को पीटना शुरू किया। मलकाइन ने अनंत बाबू को बुलाया। वह खूब हट्टे कट्टे थे। आठों पर उनकी खेती गृहस्थी में बीतता। बदमाश से बदमाश घोड़े को सही रास्ते पर लाने में, बिगड़े से बिगड़े बैल को सींग पकड़कर काबू करने में उनकी बराबरी दूसरा कोई नहीं कर सकता था। उस दिन मलकाइन ने उन्हें नौकरानी के भूत से भिड़ा दिया। लगी कुस्ता होने। अब वह भी मर्दों की तरह पैंतरे बांधती थी, लेकिन वह तमाशा मैं नहीं देख सका, न दूसरे देख सके, क्योंकि बाहर से किवाड़ लगा दिया गया था। मलकाइन का कहना था कि तमाशगीरों के सामने भूत पिशाच की ताकत 4 गुनी बढ़ जाती है। कितनी बड़ी अंधविश्वास थी। लोग नहीं देखता था, कहता था कि अगर लोग देख लेगा तो भूत का ताकत बढ़ जाएगा। वह अकेले ही पस्त होते हैं। मुझे तो भूत पिशाच के बल का भेद कभी समझ में नहीं आता। ये बलचनमा के द्वारा बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन किए हैं बाबा। इसीलिए बाबा को जो है सो जब तक बाबा रहे तो उनके गांव के लोग उनको पता नहीं क्या से क्या कहते थे। भैंस चराते 3 साल जब हो गए तब दादी बीमार पड़ी। ऐसी पड़ी कि वह उठने का नाम ही नहीं लिया। अंदर से पेचिश, बाहर से दम्मा, पुराना ढांचा, उसका चूर चूर शरीर, अधिक दिन चलना असंभव था। वहाँ गांव में किसी को कुछ होता तो मधुबनी से सरकारी अस्पताल से दवा लाता।
बाबू भैया लोग थे कि छोटी बीमारी में भी उनको उनके यहाँ डॉक्टर बुलाए जाते। 2.5 रुपया उनकी फीस थी, 1 रुपया एक का भाड़ा, दवा का दाम, ऊपर से 2। बाप रे बाप, गरीबों के पास पथ पानी के लिए भी ढेला पैसा नहीं रहता। डॉक्टर की फीस और दवा के दाम का क्या ठिकाना। गांव में ही एक बूढ़े थे जो वैद्य थे, वैद्य का काम करते थे, लेकिन छोटी जाति वालों के यहाँ जाकर भला बीमार को नारी क्यों देखने लगे। अपनी दादी के लिए मैं दवा उन्हीं से लाता था। बरसात का अंत था, भादों की धूप कितनी कड़ी होती है। एक रोज़ दोपहरिया में 1.5 पहर तक पंडित जी ने मुझसे काम लिया। काम क्या था, यही कि भदई धान की दौनी करवानी थी। काम खत्म होने पर उन्होंने मुझे दवा की 3 पुड़िया थमाई। डर था कि मुझे बुखार आ घेरेगा, मगर हम भी कटजीव ठहरे। मामूली बुखार, भला हमारा क्या फटकेगा। मेरी जगह किसी मालिक वालिक का लड़का होता तो उसी तरह भादों की तपती दोपहरिया में दौड़ी करता तो बिना बिछावन पकड़े नहीं रहता था। तो श्रोताओं, आज मैंने 14वां एपिसोड ये रखा। आग्रह यही, जो संपूर्ण एपिसोड देखिए और अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराइए। अंत में मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे श्रोता, आप जहाँ कहीं भी रहते हो, देश में रहते हो या प्रदेश में, जहाँ कहीं भी रहते हो, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, अपने आचरण को पवित्र रखें। माता जनकनंदी जगदम्बा वैदेही की कृपा आप पर बरसती रहे। शुभकामनाओं के संग जय मिथिला, जय मैथिली।